तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है सिक्योरिटी प्रॉब्लम विद ओपन बॉर्डर विद नेपाल। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आजादी के बाद से अब तक भारत में कुल 119 आतंकवादी हमले हुए हैं। कुछ हमले बहुत बड़े हैं, जैसे 18 सितंबर 2016 का उरी हमला, 11 जुलाई 2017 का अमरनाथ यात्रा हमला और 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला। कई हमले नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल करके किए जाते हैं, क्योंकि नेपाल से भारत आने जाने के लिए किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। इससे भारत के लिए भारी सुरक्षा समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि आतंकवादी भारत में आने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और वे इसी रास्ते से इलीगल वेपन्स का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि भारत नेपाल बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट क्यों नहीं करता है। हाई प्रोफाइल मुस्लिम नेता और बिजनेसमैन मिनिस्टर मिर्जा दिलशाद बेग, बिजनेसमैन यूनुस अंसारी और कई अन्य भारत में स्थित 2 इंटरनेशनल क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा मारे गए या हमला किए गए हैं। इन सभी ग्रुप्स ने नेपाल और भारत में इंटर करने के लिए और भागने के लिए इंडिया नेपाल बॉर्डर का यूज किया था। अब चलिए इंडिया और नेपाल के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर के बीच ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप में पाए जा सकते हैं, जिस पर दोनों देशों ने 1950 में सिग्नेचर किए थे। ट्रीटी ऑफ आर्टिकल 6 और 7 स्पेसिफाई करते हैं कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के एरिया में रेसिडेंस, प्रॉपर्टी एक्विजिशन, एम्प्लॉयमेंट और आंदोलन के मामले में समान अधिकार। इस प्रकार दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर प्रोवाइड की जाती है। इन प्रोविजंस ने भारत और नेपाल के सिटीजन्स को पासपोर्ट और वीजा प्रतिबंधों के बिना अपने अपने बॉर्डर को पार करने की परमिशन दी। वास्तव में नेपाल के साथ सीमाओं को खुला रखने की प्रैक्टिस ब्रिटिशर्स की लेगेसी थी। कॉलोनियल टाइम्स के दौरान अंग्रेजों को भारतीय सेना के लिए गोरखाओं और उनके फिनिश गुड्स के लिए नेपाली बाजार की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं के कारण गुड्स और लोगों दोनों के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने नेपाल के साथ खुली सीमा प्रथा जारी रखा। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा न केवल एक आपसी सुरक्षा विचार को संबोधित करता है, बल्कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सामाजिक आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया। वर्षों से लोगों के अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के रिजल्ट से एक दूसरे क्षेत्र में विचारों, संस्कृति और लोगों के बस्तियों का प्रसार हुआ, जिससे बायलैटरल, सोशल और कल्चरल रिलेशन को मजबूत किया गया। खुली सीमा का दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है और समुद्र तक इसकी निकटतम पहुंच भारत के माध्यम से है। इसके रिजल्ट में इसका अधिकांश इंपोर्ट भारत के माध्यम से होता है। इसके ध्यान में रखते हुए भारत ने नेपाल की सीमा पर 15 माइग्रेशन और 22 ट्रेडिंग पॉइंट्स प्रदान किए हैं। जहां तक भारत की बात है, वह नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ओपन बॉर्डर ने कई नेपाली नागरिकों को भारत में रोजगार खोजने और भारतीयों को नेपाल में बिजनेस वेंचर खोलने की अनुमति दी है। साथ ही आतंकवादी और अपराधियों द्वारा ओपन बॉर्डर का दुरुपयोग किया गया है। 80 और 90 के दशक के दौरान सिख और कश्मीरी आतंकवादी नेपाल के माध्यम से घुसपैठ करते थे, क्योंकि घुसपैठ को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर फेंस लगाई गई थी। हाल ही में भारत ने सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत पूर्व कश्मीरी आतंकवादियों को नेपाल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर लौटने की अनुमति दी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा के साथ डेजिग्नेटेड रूट तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसी आशंकाएं जताई गई हैं कि सरेंडर करने वाले आतंकवादी की आड़ में ट्रेंड मिलिटेंट्स भी बॉर्डर पार कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में सिलसिलेवार बम विस्फोट जैसे संदिग्ध अपराधी खुली सीमा के माध्यम से देश से बाहर निकल जाते हैं और नेपाल में जाकर छिप जाते हैं। इसके अलावा इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा पीछा किए जाने वाले कई हार्डकोर क्रिमिनल्स खुली सीमा के माध्यम से नेपाल भाग जाते हैं, जहां वे सोने, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स और हथियार और विस्फोटों के स्मगलिंग के लिए स्मगलिंग गैंग सेटअप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत नेपाल बॉर्डर फेक इंडियन करेंसी नोटों की स्मगलिंग का एक प्रमुख माध्यम बन गई है। पिछले 4 वर्षों में बॉर्डर पर 8 लाख रुपए से अधिक के इंडियन फेक करेंसी नोट जब्त किए गए हैं। अभी हाल में ही भारत नेपाल बॉर्डर भी तिब्बत से भारत में सोने की स्मगलिंग का मार्ग बन गया है। तो चलिए वीडियो में और जानते हैं कि आखिर ये ओपन बॉर्डर से हमें बेनिफिट क्या है। अगर हम पास में दोनों देशों के इतिहास को देखें तो नेपाल और भारत के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। ओपन बॉर्डर कभी एक बड़ी समस्या नहीं रही। हालांकि विशेष रूप से 1947 में भारत के इंडिपेंडेंस के बाद खुली सीमा के कारण कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई हैं। देश के नॉर्मल सिटीजन्स के रूप में खुली सीमा कई मायने में दोनों देशों के लिए एक बड़ा बेनिफिट रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है फ्री एक्सेस। रेगुलेटेड बॉर्डर और प्रॉपर बॉर्डर कंट्रोल की कमी के कारण एक देश के लोग दूसरे देश की सीमा पार करने की परमिशन है।
हालांकि बॉर्डर के साथ डिफरेंट प्लेसेस पर लगभग 22 चेकिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन वे केवल रोड नेटवर्क तक ही सीमित हैं। इन चेक पॉइंट्स पर दोनों तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहते हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस बहुत ही कम है क्योंकि कई रूट्स और ट्रैक्स हैं जहां से लोग आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। बॉर्डर में विभिन्न स्थानों से दोनों देशों तक यह फ्री एक्सेस एक तरह से बॉर्डरिंग एरियाज के लोगों के बीच अच्छे रिलेशन का कारण रही है। लेकिन दूसरी ओर बॉर्डर पार क्रिमिनल एक्टिविटीज नेपाल भारत ओपन बॉर्डर की मुख्य विशेषताएं रही हैं। दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश जाने के लिए किसी भी परमिट या वीजा की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोविजन दोनों देशों की सरकार के बीच 1950 में हुए एग्रीमेंट के कारण संभव हो पाया है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है सोशियो कल्चरल टाइज, रिलीजन, फूड हैबिट्स और विभिन्न प्रकार के त्योहारों की समानता जो दोनों देशों में मनाए जाते हैं, जिसके कारण बॉर्डर कंट्रोल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू रहा है। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज के पास एक बड़ी आबादी है जिनके लंबे समय से वैवाहिक जीवन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों की भाषा एक ही है और वे समान प्रकार के रीति रिवाज और परंपराएं हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की समानता ने भी इन लोगों को एक साथ बांध के रखा है, विशेष रूप से यह सीमावर्ती क्षेत्रों में करीब रहने वाले लोग। इसमें तीसरा पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेपाल साउथ एशियन रीजन के अविकसित देशों में से एक है। वर्षों तक देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर आधारित थी, लेकिन हाल के वर्षों में चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। अधिकांश यंगस्टर या तो बिजनेस या सरकारी नौकरी की ओर अट्रैक्ट हो चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छे स्कूलों की अनअवेलेबिलिटी के कारण उनके पास अच्छी और हाई एजुकेशन नहीं है। इसीलिए वे काम के लिए भारत जाना पसंद करते क्योंकि उन्हें भारत में अधिक पेड किया जाता है। और एक बात यह भी है कि अधिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है। बॉर्डर के पास रहने वाले कई किसान स्थानीय बाजारों में अपने घरेलू जानवर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस लंबे समय से बॉर्डर एरियाज में बिजनेस के अवसर पैदा कर रहे हैं। गौरतलब है कि पड़ोसी भारतीय राज्यों के बॉर्डर एरियाज में लाखों लोगों की उपस्थिति नेपाली बॉर्डर एरियाज में बिजनेस और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी संभावना प्रदान करती है। इसलिए बहुत सारे नेपाली युवा रोजगार के उद्देश्य से भारत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत सरकार गोरखा रेजिमेंट के रूप में भारतीय सेना में बहुत सारे नेपाली यंगस्टर को रोजगार दे रही है। चलिए बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट के ऊपर। ओपन बॉर्डर के कारण नेपाली लोगों को जो मेजर बेनिफिट मिल रहा है वो है एजुकेशन। लखनऊ, नैनीताल, दार्जिलिंग, कृष्णानगर, गोरखपुर, शिमला जैसे शहर शिक्षा के लिए सामान्य स्थान रहे हैं। अधिकांश लोग मुख्य रूप से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उन संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली एजुकेशनल क्वालिटीज के कारण अपनी एजुकेशन के लिए भारत की ओर आकर्षित होते हैं। नेपाली लोगों का मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और इसके अलावा छात्रों को जिस सिलेबस का पालन करना है वो नेपाली एजुकेशन सिस्टम के समान है। 1950 के ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के अनुसार नेपाली लोगों को भारत में जो बड़ा लाभ मिलता है वह यह है कि नेपाली और भारतीय नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो चलिए आगे की वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं ओपन बॉर्डर को लेके। तो हमारा पहला पॉइंट है सिक्योरिटी इम्पैक्ट। दोनों देशों के बॉर्डर के करीब कल्चरल, ज्योग्राफिकल क्लोजनेस, हिस्टोरिकल अटैचमेंट और इमिग्रेंट्स के मुद्दों ने निश्चित रूप से बॉर्डर एरियाज में सुरक्षा मांगों को बढ़ा दिया है। इस दृष्टिकोण से ट्रांस स्टेट नेटवर्क के माध्यम के विचारों, सूचना, छोटे कैलिबर के हथियार, मनी, नकली और वास्तविक दोनों, और दवाओं के फ्लो को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के एडवांसमेंट के साथ ये ट्रांस स्टेट नेटवर्क अधिक से अधिक रिफाइंड होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में ज्योग्राफिकल नियरनेस और पोरस ओपन बॉर्डर के सामाजिक और सुरक्षा खतरों के संदर्भ में सीरियस इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है आर्म्स एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग। इलीगल रूप से वेपन और एक्सप्लोजिव का ट्रांसपोर्ट आतंकवादी गतिविधियों के तहत आता है। जब भी आतंकवादी बॉर्डर पार करते हैं तो वो आमतौर पे इलीगल वेपन्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेपाल पुलिस ने गिलोटीन की 1410 आइटम्स, डेटोनेटर की 3300 आइटम्स और फ्यूज वायर की 740 आइटम जब्त की हैं, जिन्हें भारत के कपिलवस्तु के नेपाली क्षेत्र में लाया गया, जो सीमा के सिर्फ 12 किलोमीटर नॉर्थ में है। 2006 में मेजर पार्टीज के बीच कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद आर्म्ड ग्रुप्स की संख्या विशेष रूप से तराई और नेपाल के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में बढ़ गई। इन आर्म्ड ग्रुप्स के इंक्रीज के साथ छोटे हथियारों, इंस्टेंटेनियस एक्सप्लोजिव डिवाइस और एक्सप्लोजन की रेट में तेजी आ गई।
भारत के बॉर्डरिंग सिटीज जैसे पटना, रक्सौल, सीतामढ़ी, मोतिहारी, जोगबनी, गोरखपुर और बयालबाग से हथियार आसानी से नेपाल के क्षेत्र में प्रवेश किए जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट आता है अनऑथराइज्ड ट्रेड। यह अनऑथराइज्ड ट्रेड नेपाल के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है। नेपाल ने नेगेटिव ग्रोथ देखी है, जिसके रिजल्ट ट्रेड डिफिसिट बढ़ा है। कई कमर्शियल गुड्स, कपड़े और मशीनरी ओपन बॉर्डर के कुछ पॉइंट से इलीगल रूप से इंपोर्टेड पाए गए हैं, जहां कोई कस्टम ऑफिसर नहीं है। यह पाया गया है कि मौसम, समय और अन्य स्थितियों का लाभ उठाते हुए ओपन बॉर्डर के माध्यम से इलीगल इंपोर्ट और अनऑथराइज्ड एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की ओर। तो हमारा पहला पॉइंट है बॉर्डर गाइडलाइंस। दोनों देशों के कंसर्न अथॉरिटीज को शेयर्ड बाउंड्री गाइडेंस डेवलप करने चाहिए, ताकि कंबाइंड फॉर्म से एक साथ काम करने के ऑर्डर में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। म्यूचुअल लीगल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। टेररिज्म साउथ एशिया के लगभग सभी देशों के लिए एक श्राप बन गया है और सफरिंग नेशन आतंकवादी के खतरे के खिलाफ खुद के लिए लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर ब्लेम करने की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए अपराधियों, महिला तस्करों और ड्रग कंज्यूमर्स और आतंकवादियों पर अंकुश लगाने के लिए इलीगल एलिमेंट्स के खिलाफ आपसी कानूनी कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए।